आज हम आपको ये डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है तो डेथ होने की सिचुएशन पे एक पार्टनरशिप फर्म किन किन परिस्थितियों से गुजरेगी, उनको किन किन कंडीशंस के ऊपर काम करते हुए किसी रिटायरिंग पार्टनर जो डेथ जिस पार्टनर की हो जाती है उस डिसीज पार्टनर को क्या अमाउंट पे किया जाएगा और उस अमाउंट को कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता होगा, ये हम आपको आज की वीडियो में सिखाने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना डेथ ऑफ अ पार्टनर का कॉन्सेप्ट। हाँ जी बेटा, तो हमें कैलकुलेट करना सीखना है कि जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है, जो डिसीज पार्टनर होता है, उस पार्टनर का अमाउंट जो उसके रिप्रेजेंटेटिव को, उसके नॉमिनी को किस तरीके से पे किया जाएगा, वो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। और जो बेटा जो डिसीज पार्टनर होता है, जो जो बेटा डिसीज पार्टनर होता है, उसका जो नॉमिनी होता है या उसका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसको बेटा यहाँ पे हम एग्जीक्यूटर बोला करेंगे। तो मरने वाले पार्टनर के एग्जीक्यूटर को क्या अमाउंट पे करेगी फर्म, उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, तो उसकी कैलकुलेशन का तरीका बेटा हमने यहाँ पे लिख दिया। तो स्टेप बाय स्टेप इनको डिस्कस करते हैं और उसके बाद जो बेटा इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा यहाँ पे प्रॉफिट की कैलकुलेशन जो आपको सीखनी होगी, और बाकी और डेथ में बिल्कुल रिटायरमेंट की तरह ही चलता है, लेकिन इसके क्वेश्चंस के ऊपर भी बेटा हम आपके लिए वीडियोस लेकर आते रहेंगे, टाइम टू टाइम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते रहेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन रहा बिजनेस के अंदर। तो सबसे फर्स्ट आप क्या करोगे बेटा, अगर आप डिसीज पार्टनर का फर्स्ट आप क्या करने वाले हो, जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसको आपको कैपिटल अकाउंट में कन्वर्ट करना होगा। मतलब जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका अमाउंट आपको कैपिटल अकाउंट से कैलकुलेट करना होगा। अब पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में एक तरफ डेबिट बैलेंस होता है, एक तरफ क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि अकाउंट जो भी अकाउंट होते हैं वो टी शेप फॉर्मेट में होते हैं और एक साइड राइट साइड क्रेडिट और लेफ्ट साइड डेबिट होती है। तो जिस पार्टनर की डेथ हो गई सबसे पहले उसकी कैपिटल वहां पे रिकॉर्ड करो, क्योंकि फर्म इस चीज को रिकॉर्ड कर रही होगी तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेगी। क्यों? क्योंकि जो भी अमाउंट फर्म को पे करना होगा वो फर्म के ऊपर एज एन लाइबिलिटी रहेगा, एज अ लाइबिलिटी। और जो लाइबिलिटी होती है बेटा वो क्रेडिट का नेचर रखती है, इसलिए इस बैलेंस को हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा, तो जो भी इसकी कैपिटल एक तो वो डाल दो कैपिटल अकाउंट में। सेकंड, जो बेटा गुडविल फर्म ने क्रिएट कर रखी है, मतलब बेटा जिस पार्टनर की डेथ होती है उस पार्टनर ने मरने से पहले फुल एफर्ट बिजनेस में दिए होंगे, जैसे बाकी पार्टनर्स ने दिए होंगे जो आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। अब बेटा जिन पार्टनर ने पहले एफर्ट किए थे वो उनके साथ वो भी एफर्ट कर रहा था जो बेनिफिट फ्यूचर में मिलने वाला था। अब मुझे बताओ, अगर उसने एफर्ट डाला था तो जो बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा उसमें हिस्सा तो उसका भी हुआ ना, जो पार्टनर मर गया। तो जिस पार्टनर की डेथ हो गई वो पार्टनर भी कहेगा जी मेरा भी हिस्सा है, वो नहीं कहेगा एक्चुअली वो तो मर चुका है। मतलब उसका जो एग्जीक्यूटर होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो पार्टनर अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं उनके अंदर बेटा इतनी इंसानियत होगी कि वो कहेंगे यार ये पैसा जो फ्यूचर में मिलने वाला है ये सिर्फ हमारा नहीं है इसमें। और बेटा उस टाइम पे तो ज़्यादा ही कुछ सहानुभूति होती है, ऐसी कोई अगर घटना घटित हो जाती है तो इस वजह से जिस पार्टनर की डेथ हुई है उस पार्टनर का जो हिस्सा अगर गुडविल में लगा हुआ है तो वो कैलकुलेट करके वो भी उसके एग्जीक्यूटर को पे कर दिया जाएगा। तो बेटा हमें ये भी चेक करना होगा कि उसका गुडविल में कितना पैसा लगा हुआ है, और गुडविल में जो पैसा लगा हुआ होता है उसके लिए बेटा आपको क्या करना होता है, तो बहुत सिंपल सा G2S। G2S का मतलब होता है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। जो पार्टनर की डेथ हो गई है वो सैक्रिफाइस कर गया तो उसको पैसा दिया जाएगा, और वो पैसा कौन लेकर आएगा, तो उस पैसे को बेटा रिमेनिंग पार्टनर जो या कंटिन्यूइंग पार्टनर होंगे वो पैसा लाकर दे देंगे, क्योंकि वो पैसा फ्यूचर में उनको मिल जाएगा। तो एक तो पार्टनर को एक तो कैपिटल पे कर दी गई, और दूसरा बेटा हमने उनको गुडविल का हिस्सा भी दे दिया। अब बताओ बेटा गुडविल भी अगर पार्टनर को दी जाएगी तो पार्टनर के द्वारा लगाया गया अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा, तो हमने एक तो कैपिटल के साथ गुडविल भी पे कर दी। सेकंड पॉइंट आता है बेटा शेयर इन रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। मतलब जो भी जो भी डेथ पार्टनर है, जिस जो डिसीज पार्टनर है उस पार्टनर का रिजर्व में पुराने अकाउंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में और लॉसेज में भी हिस्सेदारी हो सकती है। क्योंकि जब बेटा फर्म में रिजर्व बनाए जाते होंगे, जब फर्म में कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता होगा तो उसमें कंट्रीब्यूशन जिस पार्टनर की डेथ हो गई है वो भी करता होगा। अब अगर पार्टनर की डेथ हो गई और अब बिजनेस आगे कंटिन्यू होगा तो उसका लगाया हुआ हर एक अमाउंट उसको एग्जीक्यूटर को पे कर दिया जाएगा। तो जो रिजर्व में उसका हिस्सा हुआ हम वो भी पे कर देंगे, जो प्रॉफिट में उसका हिस्सा होगा हम वो भी पे कर देंगे, और अगर कोई लॉस में उसका हिस्सा बनता है तो उसको बेटा काटेंगे भी। ऐसा नहीं होगा कि पार्टनर की डेथ हो गई है तो हम कहेंगे चल लॉस तेरा छोड़ दिया, नहीं बेटा, बिजनेस है तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचना है, तो लॉस आप वापस लिया करेंगे, काट दिया करेंगे उसके अमाउंट में से। इसके बाद बेटा शेयर इन रिवैल्यूएशन ऑफ
प्रॉफिट, अब मतलब शेयर इन रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, मतलब जो पार्टनर्स जिसकी डेथ हो गई उसकी डेथ तक जो अगर एसेट्स और लाइबिलिटीज में कोई इंक्रीज डिक्रीज हुआ है, उसकी वजह से कोई एसेट्स और लाइबिलिटीज के इंक्रीज डिक्रीज होने से कोई प्रॉफिट या लॉस निकल कर आया, तो जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के आपने फाइंड किया होगा उस रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉस को भी आपको पे करना होगा। अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड ट्रांसफर करना, और अगर रिवैल्यूएशन से लॉस हो गया है तो बेटा उसके अकाउंट से डिडक्ट कर लेना। इतनी बात आपको समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं बेटा क्या, इस वाले पॉइंट को छोड़ के पहले आते हैं सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टिल द डेट ऑफ डेथ। और अगर किसी पार्टनर की डेथ हुई है बेटा, तो अगर जिस ईयर में, जिस करंट ईयर में, मतलब जिस ईयर में उसकी डेथ हुई है उस ईयर में ये चेक करना कि क्या इसको कोई सैलरी मिलती थी पहले से। अगर मिलती थी, जैसे 1000 रुपीज पर मंथ मिलती थी, और बेटा इस महीने अभी 3 मंथ्स ही कंप्लीट हुए थे और उसकी डेथ हो गई, तो आपको 3 मंथ्स की सैलरी भी पे करनी होगी, तो सैलरी भी क्रेडिट साइड। अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलना होगा तो कैपिटल पे इंटरेस्ट भी 3 मंथ्स का पे किया जाएगा। अगर कोई ड्राइंग उसने निकाली हुई होगी बिजनेस से तो उस पर ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज भी करना, तो उसको डेबिट साइड लिख लेना। तो इस तरीके से बेटा ये अमाउंट भी उसके अकाउंट में इंक्लूड किया जाएगा, मतलब उसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, या ये अकाउंट उसके, या ये बैलेंस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का उसके अकाउंट से डेबिट भी किया जा सकता है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि आपको हर वो अमाउंट उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देना है जो उसको मिलना था। आपको वो हर एक अमाउंट उसके अकाउंट से डेबिट कर लेना है जो उसके खाते से कटना था। अगर वो साथ होता तो भी काटा जाता। तो बेटा ये सब बैलेंस इस तरीके से डाल दिए जाएंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है बेटा उस प्रॉफिट की जिस प्रॉफिट में उसका हिस्सा होगा लेकिन सिर्फ 3 मंथ्स का। मतलब बेटा जिस साल हम काम करते हैं उस पूरे साल के लास्ट में जब हम अपने फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो या तो हम ये पाते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ या हम ये चेक कर पाते हैं कि हमें इस साल लॉस हुआ है। तो बेटा ये कब से होता है? ये 1 अप्रैल से अगर फाइनेंशियल ईयर चल रहा है तो 31 मार्च, पूरे साल का अमाउंट लास्ट में पता चलता है। अब अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई, ओके डेथ हो गई, अब बेटा उसने हमारे साथ 3 मंथ्स तक काम किया था, तो जिन 3 महीने उसने हमारे साथ काम किया उसका एग्जीक्यूटर आके कहता है कि इन 3 महीनों का भी पैसा हमको चाहिए प्रॉफिट में। अब हम कहते हैं कि भैया ये तो प्रॉफिट जब साल के लास्ट में होगा तभी कैलकुलेट हो सकता है। तो बेटा इस प्रॉफिट के ऊपर भी कैलकुलेशन करा ली जाती है। डेथ ऑफ अ पार्टनर के अंदर एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं डिसीज पार्टनर शेयर इन करंट ईयर्स प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, कि जो मर चुका है पार्टनर जिसकी डेथ हो गई है उसका एग्जीक्यूटर डिमांड कर रहा है कि जितने टाइम पीरियड इस साल आपके साथ उसने काम किया है उतने टाइम पीरियड का भी मुझे प्रॉफिट चेक करके बताओ और उसमें भी उसका जो हिस्सा निकलता है वो पे कर दो। मैंने कहा ठीक है। मतलब करंट ईयर का जो प्रॉफिट है, जिस साल वो काम कर रहा था और उसकी मृत्यु हो गई है किसी भी वजह से हुई, उस वजह की उसकी डेथ होने की वजह से जो करंट ईयर में उसका हिस्सा निकलता है डेट ऑफ डेथ तक का, ये भी उसका जो एग्जीक्यूटर है, रिप्रेजेंटेटिव है, नॉमिनी है, वो मांगने आ जाता है। हम उसको ये एक्सप्लेन करते हैं क्या कि देखो जी जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है वो ईयर एंड में किया जाता है। जब साल खत्म हो रहा होता है तो हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपको उसका प्रॉफिट जानना है कि उसका 3 मंथ्स का, अगर वो 3 मंथ काम करके उसकी डेथ हुई है, कि उसका प्रॉफिट कितना बनता है, तो आपको इस साल का वेट करना होगा। तो एग्जीक्यूटर कहता है हमने अपनों को खोया है, वो हमारा था जो चला गया, तुम कहते हो उसके पैसों के लिए अभी भी मैं इतने महीने इंतजार करूं, ये क्या तरीका है तुम्हारा? तो मैंने कहा यार तुम समझो ना बात को, क्योंकि जब साल का लास्ट हो जाएगा तभी तो हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कहता है नहीं मुझे आज ही चाहिए। तो हम कहते हैं अगर तुम्हें आज चाहिए तो हम तुम्हें देते हैं ऑप्शन, क्योंकि अगर तुम नहीं मान रहे तो हम तुम्हारे अकॉर्डिंग ही चलेंगे, क्योंकि तुम्हारी बातें आज सब मान ली जाएंगी, क्योंकि तुमने किसी को खो दिया अपने को। तो हम क्या बताएंगे आपको, एक तरीका। क्या तरीका होगा बेटा? ध्यान से सुनना। पहला तरीका तो कहता है, पहला तरीका तो ये कि हम आपको प्रॉफिट तो दे सकते हैं, लेकिन देखो जी जब करंट ईयर का प्रॉफिट नहीं है तो हमें यह मानना पड़ेगा कि जो लास्ट ईयर प्रॉफिट हुआ था वो इस साल भी इतना ही रहने वाला है। क्या आप इस बात से एग्री हो कि जो पिछले साल प्रॉफिट था ये मान लो हमें इस साल भी इतना ही प्रॉफिट हुआ होगा, इस वजह से आप इस प्रॉफिट पे कैलकुलेशन करा लो? तो वो कहता है हाँ हम एग्री हैं। देखो बेटा कैसे कहते हैं, जो पिछले साल का प्रॉफिट था तो बेटा लास्ट ईयर का प्रॉफिट लिखना, उसके बाद हम कहेंगे देखो ये तो पूरे साल का प्रॉफिट था, अब इसमें आप टाइम पीरियड लगा लो कि कितने टाइम तक उसने हमारे साथ काम किया। तो बेटा 3 मंथ था तो 3/12 कर दो। तो ये जो पिछले साल का प्रॉफिट था जिसको हमने बेस मान लिया, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, हमने लास्ट ईयर का प्रॉफिट लिखा और टाइम लगा दिया। तो बेटा ये जो लास्ट ईयर के प्रॉफिट में टाइम लगा तो ये उतने टाइम पीरियड का हो गया जितने टाइम पीरियड वो हमारे साथ काम कर रहा है। जैसे 3 मंथ्स का है तो 3 मंथ काम करने के लिए 3 मंथ का प्रॉफिट आ गया। अगर उसने 6 मंथ काम किया होता तो 6/12 लिख देते।
अब ये बेटा जो अमाउंट निकल कर आया ये सिर्फ डिसीज पार्टनर का नहीं आया बेटा, क्योंकि वो प्रॉफिट पूरी फर्म का है, तो ये 3 महीने का प्रॉफिट भी फर्म का हुआ। अब अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें क्या कि शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर, अगर मरने वाले पार्टनर का इसमें शेयर और लगा दिया जाए तो हमें क्या पता चल जाएगा बेटा कि मरने वाले पार्टनर के एग्जीक्यूटर को कितना पैसा दिया जाएगा। एग्जांपल के तौर पे पिछले साल 1 लाख रुपए का प्रॉफिट था, वो हमारे साथ 3 मंथ्स काम करने के बाद निकल गया भगवान के पास, और बेटा उसका जो शेयर था वो 1/4 था, ठीक है, या 1/5 कर लो बेटा, लो 1/5 शेयर के लिए था। तो हमें पता चल जाएगा लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस मान के कि 3 4 जो 12, 4 से इसको करोगे 25,000, 5 से इसको करोगे 5,000, तो ये 5,000 रुपए लेकर प्रॉफिट को चला जाएगा। तो अमाउंट कितना आएगा 5,000, और किसको दे दिया जाएगा ये एग्जीक्यूटर को। अब अपन मान के चलते बेटा पहला ऑप्शन एग्जीक्यूटर को दिया, एग्जीक्यूटर कहता है ना, मैं कैसे मान लूं कि पिछले साल वाला इस साल होगा, कम और ज्यादा भी तो हो सकता है। तो हम कहते हैं चलो तुम्हारे इस परेशानी को भी दूर कर देते हैं, ट्रेंड ले लो, पिछले 4 साल 5 साल 3 साल के हम उसको प्रॉफिट शो कर देंगे। हम कहेंगे देखो ये पिछले साल इतना प्रॉफिट, उससे पिछले साल इतना, इससे पिछले साल इतना। एक काम करते हैं एवरेज कर लो आप इनका, क्या कर लो बेटा एवरेज। तो हम एवरेज प्रॉफिट का भी ऑप्शन दे सकते हैं कि मान लो पिछले साल के प्रॉफिट को बेस मत मानो, आप पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज करा लो, 4 इयर्स के प्रॉफिट को एवरेज करा लो, 5 इयर्स के प्रॉफिट को एवरेज करा लो। तो बेटा एवरेज प्रॉफिट करके भी हम क्या पे कर सकते हैं, अमाउंट पे कर सकते हैं। तो देखो कैसे पे किया जाएगा, आप एवरेज कर लोगे तो कोई एवरेज प्रॉफिट निकल कर आ गया होगा, और बेटा जो एवरेज प्रॉफिट आया होगा वो भी एनुअल आया होगा, क्योंकि आप 1 साल के 3 साल के प्रॉफिट को 3 से डिवाइड करोगे तो एवरेज आया ईयरली। उसमें फिर से आपको क्या करना होगा बेटा, टाइम लगाना होगा, और उसके बाद में फिर से आपको शेयर लगाना होगा डिसीज पार्टनर का। तो आपके पास फिर से एक अमाउंट निकल कर आएगा जो आप एग्जीक्यूटर को पे कर दोगे, ये कह के लो जी हमने आपको पे कर दिया। तो पहला तरीका हो गया लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस मान लिया जाए। दूसरा तरीका हो गया पिछले 3 या 4 या 5 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकाल लिया जाए। और बेटा एक लास्ट तरीका, अगर वो इस पे भी नहीं माना तो उसको तो मानना पड़ेगा। तो बेटा डिसीज पार्टनर का एग्जीक्यूटर रिप्रेजेंटेटिव नहीं मानता इन दोनों शर्तों को, तो हम उसको एक शर्त और बता सकते हैं कि देखो जी एक कंडीशन और लगा दी जाएगी कि इस कंडीशन के थ्रू अगर आप लेना चाहते हो प्रॉफिट तो ले लो, जो होता है बेटा सेल के ऊपर बेस। सेल्स के ऊपर किस तरीके से बेस होगा बेटा, हम ये कहते हैं कि हमारा जो लास्ट ईयर हमने जो सेल की थी, तो लास्ट ईयर की सेल्स लिख दिखाएंगे हम उसको। हमने कहा ये है हमारे लास्ट ईयर की सेल, जब हमने पूरे साल तीनों ने काम किया था, जो पार्टनर की डेथ हो गई वो भी पिछले साल काम कर रहा था, तो हमने कहा ये लास्ट ईयर की हमारी सेल्स थी। और हम कहते हैं जब हमारी ये सेल थी तो उसी साल हमारा जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट था ये इतना था। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे हम कह देते हैं जब हम 10 लाख रुपए की सेल कर रहे थे पिछले साल, जब हमने लास्ट ईयर 10 लाख रुपीस की सेल की थी, तो उस सेल पे हमें 2 लाख रुपीस का प्रॉफिट हुआ था। मतलब बेटा हम अगर 10 लाख रुपीस की सेल करते हैं तो 10 लाख की, तो यहां पे मतलब क्या हो गया कि 10 लाख की सेल करने पे 2 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है। तो इस सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं कि लास्ट ईयर जो हमारा परसेंट ऑफ प्रॉफिट था ऑन सेल वो कितना था बेटा 20%। तो सबसे पहले बेटा पिछले साल की सेल को पिछले साल के प्रॉफिट पे परसेंट चेक करो कि कितने परसेंट प्रॉफिट रहा सेल के ऊपर। तो कैसे कैलकुलेट होगा बेटा, जो प्रॉफिट रहा वो लिखना, अपॉन में सेल्स लिखना साल की, और मल्टीप्लाई 100 कर देना। तो अगर आप चेक करोगे तो यहाँ 2 लाख अपॉन में 10 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, तो बेटा ये 20% प्रॉफिट इन्होंने कमाया। मतलब जितनी सेल होती है उसका ये 20% प्रॉफिट कमाते हैं। तो हम कहते हैं भैया जी सुनो, एग्जीक्यूटर आप हमारी बात सुनो, क्योंकि आपका कोई अपना चला गया है और वो हमारे साथ 3 मंथ्स तक काम करके गया था, तो इन 3 महीने की सेल हम आपको बता रहे हैं। तो बेटा उसके सामने जिन 3 महीने उसने काम किया उन 3 मंथ्स की सेल बता दो। तो बेटा सेल बता दी एग्जाम्पल के तौर पे 4 लाख रुपीस। हमने कहा जिस टाइम पीरियड में ये हमारे साथ काम कर रहा था उस टाइम हमें 4 लाख रुपीस की सेल हुई थी। तो मान लो जी पिछले साल भी 20% ही प्रॉफिट अर्न किया था, तो हमने इस साल भी 20% ही प्रॉफिट अर्न करना होगा। मान लो कि 20% ही होता है इस बार भी। तो अगर ऐसा कैलकुलेट किया जाए तो बेटा हमें ये पता चलेगा कि प्रॉफिट 80,000 बनता है 3 मंथ्स का।
लेकिन बेटा ये 3 मंथ्स का प्रॉफिट जो 80,000 है ये तीनों पार्टनर का हुआ, और हमें किस पार्टनर का शेयर चाहिए? जिस पार्टनर की डेथ हो गई है। और ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो इस 80,000 के ऊपर हमको मरने वाले पार्टनर का शेयर लगाना होगा, जो डिसीज पार्टनर का शेयर होगा, मे बी 1/5 मान लेते हैं। देखो हमने यहाँ पे 1/5 लिया था, यहाँ भी 1/5, तो बेटा 5 से इसको कैंसिल कर देना, 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30, तो 16,000 रुपीज मरने वाले पार्टनर को मिल जाएंगे। अब बेटा इसकी एक इंपॉर्टेंट एंट्री होती है, कभी कभी क्वेश्चंस में जर्नल एंट्री भी आती है। तो जिस पार्टनर की डेथ हो गई उसको क्या अमाउंट पे किया जा रहा है, उसकी जर्नल एंट्री किस तरीके से बनती है, अगर ये पूछ लिया जाए तो आपको क्या एंट्री बनानी है वो देखिए। अब तो क्या एंट्री बनेगी? तो देखो बेटा, जब हम कोई भी अमाउंट कैलकुलेट करते हैं और पे करते हैं तो उसको कहां ट्रांसफर किया जाता है? जो मर गया है पार्टनर, जिसकी डेथ हो गई, उसके कैपिटल अकाउंट में। क्योंकि ये प्रॉफिट है और प्रॉफिट है तो पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा। तो बेटा यहां पे डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्या कर देना? क्रेडिट। तो एंट्री कैसे बनी कि मरने वाले पार्टनर का अकाउंट तो क्रेडिट कर दिया, क्योंकि बेटा ये कैपिटल अकाउंट से जो बैलेंस निकलता है इसी को फिर एग्जीक्यूटर को पे किया जाता है। तो मरने वाले पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हमने बना दिया। वेरी गुड। और बताओ बेटा, क्योंकि साल की अगर बेटा ये लास्ट में हुआ होता, यही प्रॉफिट अगर हमें लास्ट में हुआ होता तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखते। क्योंकि ये साल के बीच में हमें कोई अकाउंट ओपन करना पड़ रहा है, इस वजह से आप यहां पे यूज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो एंट्री पास होती है जब भी किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी, तो आपको याद रखना है कि मरने वाले पार्टनर का अकाउंट आपको क्रेडिट करना है, क्योंकि ये अमाउंट हम उसको पे कर रहे हैं, उसके एग्जीक्यूटर को, और हमें प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करना है। तो बेटा बस ये इतना सा ही कॉन्सेप्ट था हमारा, मरने वाले पार्टनर के प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। और बच्चों को बहुत डाउट रहता है, बड़ी कंफ्यूजन रहती है, तो अब कंफ्यूज ना होना। इन 3 केसेस में हम उसको प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं, और इनमें से किसी एक केस को वो मानेगा और अमाउंट को लेकर चला जाएगा इस एंट्री के थ्रू। तो बेटा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं।